हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी कविता शिक्षण में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की 1 से 10 तक नैस की शीट्स। बेटा आपकी सेकंड लैंग्वेज होने के कारण हिंदी में ये नैस के पेपर में नहीं आएगी, लेकिन ये आपके फाइनल पेपर में जो भी आपके पेपर होंगे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ज़रूर आएगी। इसलिए इसको पूरे ध्यान से समझना है और साथ साथ में रिवीज़न करते हुए करना है। तो शुरू करते हैं हम अपनी नैस की शीट, जो हमारी प्रथम शीट है। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, मौखिक विचारों के मौखिक और लिखित आदान प्रदान के लिए प्रयोग की जाने वाले साधन को क्या कहते हैं। जिसके द्वारा हम अपनी बातें एक दूसरे से करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटे, भाषा कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और लिपि के लिए अलग अलग तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, रिक्त स्थान भरिए। गांव गांव घूमने के कारण बूढ़ी खाला की क्या हो गया, बूढ़ी खाला की दुर्गति हो गई थी। दूसरी ऑप्शन है मती मारी गई थी। तीसरी है हमारे पास भूख मर गई थी और चौथी है कमर झुककर कमान हो गई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, कमर झुककर कमान हो गई थी, ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारे पास, कबीर के अनुसार सच्चा साधु किस चीज़ का भूखा होता है। तो सच्चा साधु हमेशा किस चीज़ का भूखा होता है। पहली ऑप्शन है दौलत का, फिर भोजन का, भाव का और प्रसिद्धि का। तो हमेशा सच्चा साधु भावना का भूखा होता है, भाव का भूखा होता है। कबीर ने सत्य को किसके बराबर माना है, साच बराबर तप नहीं। याद है पहली लाइन, झूठ बराबर पाप। तो सच किसके समान है, तप के बराबर है, तपस्या के समान है। छठा प्रश्न है हमारे पास, पंच परमेश्वर कहानी में बूढ़ी खाला के पक्ष में किया गया न्याय निम्नलिखित में से किन पहलुओं का समर्थन करता है। तो हमें सारी ऑप्शंस पढ़नी है। पहली ऑप्शन है हमारे पास, बुज़ुर्गों को न्याय के विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ उठानी चाहिए बेटे, सही है ये। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है, घर के बड़े बुजुर्ग परिवार के सम्मान से के पूर्ण रूप से हकदार हैं, ये भी ठीक है। तीसरी ऑप्शन है हमारी, बुज़ुर्गों को समय से पूर्व अपनी धन दौलत परिवार के सदस्यों के नाम नहीं करनी चाहिए, ये भी राइट ऑप्शन है। तो इस तरह हमारा उत्तर क्या हुआ, उपयुक्त सभी विकल्प सही है। ठीक है बेटे। इसके बाद सातवां प्रश्न आ गया हमारे पास, यदि आप जुम्मन शेख के स्थान पर होते तो आप अलगू चौधरी के सुनाए फैसले के बाद क्या करते। तो क्या करते आप, स्वीकार करके खाला के साथ सद्व्यवहार करते, सारे संबंध तोड़ लेते, चुपचाप स्वीकार कर लेते, मन में द्वेष की भाव रखते। तो अगर आप जुम्मन शेख के स्थान पर होते, अलगू चौधरी के सुनाए फैसले के बाद स्वीकार करके खाला के साथ सद्व्यवहार करते। ये हमारा जो पहली ऑप्शन है यही हमारी राइट ऑप्शन है। तो इसके बाद ईश्वर कैसे व्यक्ति के हृदय में वास करता है। तो अभी हमने किया था सच्चे व्यक्ति के हृदय में। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ये भी क्लियर है, देवनागरी लिपि है। कबीर ने तन या शरीर की तुलना किससे की है, कबीरा तन पंछी भया जहाँ मन तहाँ उड़ी ले जाए। तो तन किसके समान है, पक्षी के समान है। पंछी भया मतलब पक्षी के समान है। हमारी पहली शीट पूरी हुई। चलो हम चलते हैं अपनी दूसरी शीट पर। बेटे अगर कुछ भी इसमें समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप मेरे से बात नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते, आप मैसेज कर सकते हो मुझे, आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटे। चलो शुरू करते हैं हमारी दूसरी शीट। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है, आपका मित्र ऑनलाइन पढ़ाई से कतराता है, वह जूम क्लास भी नहीं लगाता, ऐसे समय में आप क्या करेंगे। पहले ऑप्शन, ये बड़ी समझ के करने वाले प्रश्न होते हैं। आप अपनी मर्जी उसे अपनी मर्जी करने देंगे, नहीं बेटे ये गलत है। आप उससे कक्षा न लगाने का कारण पूछेंगे, हाँ जी पूछेंगे, पूछना चाहिए। आगे की ऑप्शन है, आप उसके माता पिता को प्रेरित करेंगे कि वे उसे समझाएं, हाँ जी ये भी सही है। तो इसका मतलब ये हमारी लास्ट वाली ऑप्शन सही है, ख और ग।
आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप किस कवि के दोहे की पंक्तियां हैं? कौन से कवि के हैं? हमारे पहले कवि कबीर जी के। इसके बाद आपकी दृष्टि में मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग का भाषा में क्या महत्व है? क्या महत्व है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या करते हैं? जैसे हम शरीर को सजाने के लिए आभूषण पहनते हैं, कुछ गहने पहनते हैं, वैसे ही हम अपनी भाषा को सजाने के लिए मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास। भाषा अलंकृत होती है, हाँ जी, मैंने अभी बताया भाषा को अलंकृत करते हैं। बात को आकर्षक व प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक है बेटे, ये भी राइट ऑप्शन है। कम शब्दों में गहरी बात कही जा सकती है, ये भी राइट ऑप्शन है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? उपयुक्त सभी। आगे का हमारा चौथा प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के आधार पर बताएं कि किसी पंचायत के सदस्य का चरित्र कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए एक पंचायत के किसी भी पंच का चरित्र? ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वो निष्पक्ष भी होना ज़रूरी है, और इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। आपके पड़ोस में एक नौजवान गलत आदतों का शिकार हो गया है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो आप क्या करेंगे उसके लिए? आप उसकी हरकतों को अनदेखा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसके माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे? ये भी नहीं करेंगे। उसे प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे? तो हम क्या करेंगे? उसे प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा राइट आंसर है। हमें सभी प्रकार की जानकारी किस माध्यम से मिलती है? रेडियो से, समाचार पत्र से, टेलीविज़न से, उपयुक्त सभी। ये हमारा राइट आंसर आ गया। कबीर जी ने झूठ को किसके बराबर माना है? झूठ किसके समान है? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो झूठ किसके समान है? पाप के समान है। पंच परमेश्वर कहानी का लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। जितनी भी कहानियाँ हमारे गाँवों के जीवन से संबंधित है, उसमें से सबसे ज़्यादा कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई हैं, क्योंकि वो खुद एक किसान थे। कोविड-19 के समय घर में पढ़ाई करने का सबसे अच्छा साधन क्या था? टीवी था, रेडियो था, मोबाइल फ़ोन या समाचार पत्र? तो पढ़ाई करने के लिए मोबाइल फ़ोन सबसे अच्छा साधन था। पंचों का स्थान किसके बराबर होता है? तो हमारे लेसन का क्या नाम है? पंच परमेश्वर। तो किसके बराबर हुआ स्थान? परमेश्वर के बराबर। ठीक है बेटे। इसके बाद हमारी आ गई शीट नंबर 3 नंबर शीट भी हमारी अभी हम कर रहे हैं। इसमें शुरू करते हैं। 3 नंबर अपनी शीट दिखाई दे रही है बेटे, क्लियर? तो चलो बेटा, शीट नंबर 3 बुरा। पहला क्वेश्चन है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो मन खौजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। आगे आ गया, पंच परमेश्वर कहानी के आधार पर बताएं कि घर में बुज़ुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहली ऑप्शन है हमारे पास स्नेहपूर्ण, मतलब प्यार से उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उपयुक्त सभी, ये हमारी राइट आंसर है। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, नींव की ईंट को धन्य क्यों माना गया है? नींव की ईंट पाठ में से आ गया। क्यों माना गया है? क्योंकि अगर नींव में ही ईंट अच्छी नहीं होगी तो इमारत क्या अच्छी होगी? तो लाल रंग की होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, इमारत का आधार होने के कारण। ये हमारी राइट ऑप्शन है, इमारत का आधार होने के कारण। ठीक है बेटे, ये राइट ऑप्शन है, इमारत का आधार होने के कारण। तो इसके बाद मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई किसे माना गया है? हमने ये पहले भी किया है। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई होती है वर्ण, और मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई होती है ध्वनि। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क याद रखना। अगर यहाँ पर मौखिक की जगह लिखित आ जाए तो वर्ण, अगर मौखिक आ जाए तो ध्वनि। आपके विचार से किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा है? वर्तमान समय, सुबह का समय, शाम का समय, दोपहर का समय। इसमें आपको एक दोहा याद होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बोहरी करेगा कब। ये बिल्कुल आखिरी दोहा है कबीर दोहावली का, तो ये उस पर आधारित है क्वेश्चन। तो वर्तमान समय, आज, अभी, वर्तमान में ही हमें काम करते रहना चाहिए। यदि तत्सम शब्द पंच का तद्भव भाव 5 है, तद्भव शब्द 5 है, तो तत्सम शब्द सप्त का तद्भव शब्द क्या होगा? सप्त मतलब 7, पंच मतलब 5।
7वां प्रश्न है, अपने पुराने स्कूल के किसी अध्यापक को पत्र लिखते समय आप किन बातों का उल्लेख करेंगे? पुराने दिनों की शिकायत, उनके पढ़ाने के ढंग का व स्वभाव की प्रशंसा, दूसरे अध्यापकों की बुराई, अंक देने पर नाराज़गी। तो आप क्या करेंगे? उनके पढ़ाने के ढंग व स्वभाव की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि जो पुराना अध्यापक हो गया वो आपको अभी नहीं पढ़ा रहा, जो जब आप उसको पत्र लिखेंगे तो आप उनके बारे में कभी भी कुछ बुरा नहीं लिखेंगे। आप हिंदी भाषा लिखते समय कई अशुद्धियाँ करते हैं, हम इसी को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? आपने कुछ स्पेलिंग गलत कर दिए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप अपने अध्यापक की सहायता लेंगे, बार बार उसको लिखने का प्रयास करेंगे, व्याकरण की सहायता लेंगे, उपयुक्त सभी कुछ हम ट्राई करेंगे अपना गलतियाँ निकालने के लिए। जब दो अक्षर को जोड़कर एक नया अक्षर बनता है तो ऐसे अक्षर को क्या कहते हैं? ये वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे अक्षर को हम क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। जैसे दो अक्षर, जैसे क और क, दो जुड़ गए ना, जैसे क्ष बनता है, ये भी दो अक्षरों को जुड़कर बनता है, क और क्ष। ठीक है, तो इसलिए ये अगला हमारे पास क्वेश्चन आ गया, आपके गांव में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, आप किस तरह के उम्मीदवार को वोट देंगे? पंचायत के चुनाव के लिए निष्पक्ष उम्मीदवार को, धनवान उम्मीदवार को, अपने परिचित उम्मीदवार को, किसी भी उम्मीदवार को। तो हम किसको वोट देंगे? निष्पक्ष, जो बिना किसी पक्ष के पक्षपात के लोगों के फैसले करें। तो ये हमारा हो गया बेटे शीट नंबर 3। अभी हम चलते हैं शीट नंबर 4 पर। तो इसमें क्या आएगा? शीट नंबर 4 में देखते हैं हमारे पास क्या है इसमें, इस शीट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सूरदास के पद पाठ के आधार पर उत्तर दें। चोटी बढ़ाने के लिए माता यशोदा ने क्या उपाय बताया? माता यशोदा ने क्या उपाय बताया था? दूध पीने का, माखन खाने का, रोटी खाने का और फल खाने का। तो माता ने कहा था दूध पीना है और कृष्ण जी को मक्खन और रोटी पसंद थी। श्री कृष्ण जी यशोदा से क्या पूछ रहे हैं? पूछ क्या रहे हैं कि उनकी चोटी कब बड़ी होगी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्या शिकायत कर रहे हैं या क्या ज़िद्द कर रहे हैं, ज़िद्द कर रहे थे गाय चराने जाने की, ये वाली अगर पूछ रहे हैं कहा है तो फिर ये बात है। ठीक है, तो पूछा उन्होंने अपनी चोटी मैया कबू बढ़ेगी चोटी, यह अजू है छोटी, है ना। उसके बाद हमारे पास आ गया, सूरदास ने यशोदा के माध्यम से किन वात्सल्यमयी क्रियाओं का वर्णन किया। वात्सल्यमयी मतलब ममतामयी, माँ जो प्यार में काम करती हैं, किसका वर्णन किया उन्होंने। तो देखते हैं, श्री कृष्ण को पुचकार कर सुलाने का प्रयास करती हैं, नींद को संबोधित करके शीघ्रता से बुलाती है, दूसरों को इशारे से चुप रहने का संकेत देती है। तो ये सारे काम यशोदा माता करती है। तो उसका उत्तर आ गया उपयुक्त सभी। अगर आप माता यशोदा के स्थान पर होते तो आप श्री कृष्ण को दूर खेलने क्यों नहीं देना चाहते थे? तो वो क्यों नहीं माता यशोदा उसको क्यों नहीं खेलने देती थी? क्योंकि उसको डर था कि कहीं किसी की गाय ना उन्हें मार दे। ठीक है बेटे, तो ये बात का उनको माता यशोदा को डर था। अगला हमारे पास प्रश्न है, दूध के स्थान पर श्री कृष्ण जी कौन से खाद्य पदार्थ को पसंद करते थे? अभी मैंने वो क्या बताया, माखन और रोटी खाना पसंद करते थे। श्री कृष्ण जी अपनी माँ से क्या ज़िद करते हैं? अभी मैंने क्या बताया था, अगर पूछ रहे हैं तो चोटी, ये वाला आंसर आएगा। अगर ज़िद करते हैं तो ज़िद क्या करते हैं? वन में गायें चराने जाने की ज़िद करते हैं। ब्रज भाषा के शब्द कछु और किति, कछु और किति के लिए खड़ी बोली में कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो कछु का मतलब है कुछ और किति का मतलब है कितनी। भूई शब्द का अर्थ क्या होगा? भूमि, भूई भूमि। धरा भी होता है, धरती भी होता है। तो ये आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। श्री कृष्ण जी की सुंदरता को देखकर गांव में क्या प्रतिक्रिया होती है? लोग प्रसन्न होते हैं, घर घर में बधाइयाँ दी जाती हैं, गोपियाँ आश्चर्य व्यक्त करते हैं। उपयुक्त सभी, ये सारे काम करते हैं वो जब उनको कृष्ण कन्हैया बहुत सुंदर लगते हैं। मदनलाल ढींगरा लंदन में किन क्रांतिकारियों के संपर्क में आए? तो किनके संपर्क में आए थे? वीर सावरकर और कृष्ण वर्मा के। ये याद रखने वाला है, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। मदनलाल ढींगरा वाला हमारे पाठ में से है ये। तो आप क्या करेंगे?
मदन लाल ढींगरा वाला पाठ अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बेटे। अगली हमारी शीट नंबर 5 नंबर शीट देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। दिखाई दे रही है बेटे शीट? चलो शीट नंबर 5। तो हमारी शीट नंबर 5 में हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। महान राष्ट्रभक्त मदन लाल ढींगरा पाठ के आधार पर बताएं कि एक सच्चे क्रांतिकारी में क्या गुण होते हैं। आत्मविश्वास, देश पर मर मिटने की भावना, साहस व निडरता, उपयुक्त सभी, ये सारे गुण होते हैं एक क्रांतिकारी में। यदि आप मदन लाल ढींगरा के स्थान पर होते तो आप पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए क्या करते? अपने माता पिता पर दबाव डालते, चोरी करते, मेहनत मजदूरी करते, मित्रों से सहायता मांगते? तो हम मेहनत मजदूरी करते। आपका मित्र पढ़ने में प्रतिभाशाली और वह आगे पढ़ना चाहता है लेकिन धन के अभाव के कारण वह पढ़ नहीं सकता, तो आप उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे? उसका हौसला बढ़ाकर, उसकी आर्थिक सहायता करके, उससे मेहनत करने को प्रेरणा देकर, उपयुक्त सभी। तो ये सारे काम हम करेंगे। हम उसका हौसला भी बढ़ाएंगे, हम उसे आर्थिक सहायता भी देंगे और हम उसे मेहनत करने को भी कहेंगे। तो चौथा प्रश्न है हमारे पास, कर्जन वाइली कौन थे? कर्जन वाइली कौन थे? स्टेट ऑफ इंडिया के सचिव व सलाहकार थे कर्जन वाइली। और इसके बाद आपको मदन लाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? तो क्या प्रेरणा मिलती है हमें? आत्मविश्वास, निडरता व साहस से मुसीबतों का सामना करना। ठीक है बेटे। मदन लाल ढींगरा को फांसी कब हुई? 17 अगस्त 1909। ये याद करने वाला प्रश्न है। मदन लाल ढींगरा इंग्लैंड कौन सी पढ़ाई करने गए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर यांत्रिकी, अभियांत्रिकी भी लिखा हो सकता है, वो भी सही है, और नहीं लिखा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मदन लाल ढींगरा ने लाहौर में कॉलेज में पढ़ाई छोड़ दी थी, इसका क्या कारण था? आर्थिक तंगी थी, देशभक्ति के लिए, मौज मस्ती के लिए, बुद्धिहीनता के लिए? तो देशभक्ति के कारण। मदन लाल ढींगरा की शहीदी उन राजपूत और सिखों की कुर्बानियों का स्मृति पुंज है, इसके कारण शहादत अमर बन जाती है। ये शब्द किन्होंने कहे थे? लाला हरदयाल ने कहे थे। ये याद रखना बेटे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मृति पुंज वाला। उसके बाद ढेर करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ढेर करना का अर्थ होता है मार देना। ठीक है बेटे। ये हमारी शीट नंबर 5 हुई। अब हम चलते हैं अपनी शीट नंबर 6 पर। शीट नंबर 6 है हमारी, यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी शीट नंबर 6। पहला प्रश्न है हमारे पास। पहला प्रश्न, रंग में रंग जाना का अर्थ क्या होगा? रंग में रंग जाना मतलब प्रभाव पड़ना, किसी के प्रभाव में आ जाना। नीम की ईंट पाठ गद्य की किस विधा से संबंधित है? नीम की ईंट क्या है? ये एकांकी है, निबंध है, कहानी है, नाटक है? नीम की ईंट एक निबंध है। ठीक है। ईसा की शहादत ने किस धर्म को अमर बना दिया? ईसाई धर्म को। ये भी याद करने वाला प्रश्न है। नीम की ईंट पाठ में दधीची शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? दधीची एक ऋषि थे, एक मुनि थे, उनके लिए प्रयोग किया गया है दधीची, जिनकी हड्डियों का नाश दधीची ने अपनी हड्डियां दान की थी ताकि वृत्रासुर का नाश किया जा सके। श्री राम वृक्ष बेनपुरी का लिखा हुआ कौन सा पाठ हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है? नीम की ईंट। उसके बाद आवरण शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? आ प्लस वरण, आवरण। आज देश को किस प्रकार के नौजवान की उपयुक्त आवश्यकता है? बलिदानी, परिश्रमी, त्यागी, उपयुक्त सभी तरह के नौजवान होने चाहिए। अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए किस लिपि का होना अनिवार्य है? तो अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि होनी चाहिए। पंजाबी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? गुरमुखी का। निम्नलिखित पंजाबी वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद चुनें। ओहो स्कूल जाती है, ओहो स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। ठीक है बेटे। इसके बाद हमारी आ गई शीट नंबर 7। ये एक कॉम्प्रीहेंशन है। ये आपके लिए अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको अपठित गद्यांश आपके लिखती पेपर में 5 नंबर का आना है, तो ये आपको ध्यान में रख के आपने इसके लिए क्या करना बेटा, सबसे पहले अपने अपठित गद्यांश को पूरे ध्यान से अच्छे तरह इसको पढ़ना है। एक बार नहीं 2 बार पढ़ लो। ये 5 नंबर का आएगा पेपर में, और बिना किसी मेहनत के इसमें अगर हम अपनी समझ प्रयोग करें तो
5 में से 5 नंबर हमारे आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न मैं ये आपके लिए नहीं पढ़ रही, आप इसको पढ़ लेना क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट कर रही थी। तो इसको पढ़ना और फिर आंसर करना। पहला प्रश्न, लंदन में मदन लाल ढींगरा किस राष्ट्रवादी नेता के संपर्क में आए थे? तो कौन से राष्ट्रवादी नेता थे जो मदन लाल ढींगरा जिनके संपर्क में आए थे? तो वो थे विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो हमारा राइट आंसर आ गया क और ख दोनों। विनायक दामोदर सावरकर के कहने पर मदन लाल ढींगरा किस क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बने? तो अभिनव भारत। किसके सदस्य बने थे? अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संस्था थी, उसके ये सदस्य बने थे। लंदन में मदन लाल ढींगरा कहाँ रहते थे? इंडिया हाउस में रहते थे। कहाँ रहते थे? इंडिया हाउस में। किस क्रांतिकारी को मृत्युदंड देने की घटना ने मदन लाल ढींगरा के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत और बदले की भावना को जन्म दिया? किस क्रांतिकारी को मृत्युदंड दिया गया था? तो इसका आंसर हम क्या देंगे? कौन सा क्रांतिकारी है? नंबर 1 है हमारे पास खुदीराम बोस। तो 1 मिनट बेटा। खुदीराम बोस, कन्हैया लाल दत्त, सतेंद्र पाल, उपयुक्त सभी, इन सभी को ही मृत्युदंड दिया गया था, इसीलिए उनको अंग्रेजों के प्रति नफरत हो गई थी। 5वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संस्था के सदस्य कौन लोग थे? कौन लोग थे भारतीय राष्ट्रीय संस्था के सदस्य? जिसमें अंग्रेज भी थे और भारतीय लोग भी थे। ये दोनों थे, अंग्रेज और भारतीय, ये दोनों ही भारतीय राष्ट्रीय संस्था के सदस्य थे। अब हमारे पास आ गई हमारी अगली शीट नंबर 8। ये कुछ बेटे डिफरेंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है। ये आपको इस बार पेपर में आ सकता है, अच्छी चीज़ है, बड़ी आसानी से पेपर में अंक लिए जा सकते हैं। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, 1 मिनट बेटा, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का क्या नाम था? तो यहाँ पर हमें ये अंक दिए गए हैं, ये वाले प्राप्त अंक है, यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम दिए गए हैं। हमें ये देखना है कि किसने ज़्यादा अंक लिए। तो ज़्यादा बड़ा ग्राफ किसका आ गया? राकेश का। तो आंसर आ गया राकेश। ठीक है। अगला, सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का, तो ग्राफ सबसे छोटा किसका है? दीपक का। तो सबसे कम अंक किसने लिए? दीपक ने। परीक्षा में गुरजीत ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो यहाँ पर गुरजीत को देखना है हमें, ये रहा हमारा गुरजीत। तो अंक इसने कितने प्रतिशत लिए थे? यहाँ से देखो कितने प्रतिशत लिए इसने? 75%। ठीक है बेटे। इसके बाद हमारे पास आ गया किस विद्यार्थी ने 65% अंक प्राप्त किए थे? कौन सा विद्यार्थी है जिसने 65% अंक प्राप्त किए? ये तो 55 है। इसके बाद ये कौन सा है? हाँ जी, पीटर। कौन से बच्चे के 65% आए थे? पीटर के। यहाँ से आपको देखना होता है बेटे कि ग्राफ कहाँ जा रहा है। पेंसिल से रफ लाइन खींचो और पता चल जाएगा। यदि हिंदी विषय में उत्तीर्ण पास होने वालों के लिए 50% अंकों की आवश्यकता हो, तो ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार कौन कौन से विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे? तो कौन से विद्यार्थी पास हैं अगर 50% अंकों की आवश्यकता हो? यदि हिंदी विषय में उत्तीर्ण या पास होने के लिए 50% अंकों की आवश्यकता, तो सारे बच्चों के देखो 50 से, ये वाली 50 की लाइन है, सभी के 50 से ऊपर अंक हैं, इसलिए उपयुक्त सभी। तो आगे हमारी आ गई शीट नंबर 9। इसमें भी ये बेटे हमारे सिलेबस में पहले होता था, उसके बाद सिलेबस चेंज हो गया, ये वहाँ से अपठित गद्यांश लिया गया है हमारा। तो इसको देखना है क्या है। इस सारे गद्यांश को आप पढ़ेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए अभी पढ़ नहीं रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, नेत्रों द्वारा पान करना। नेत्रों द्वारा पान करना मतलब जी भरकर देखना, किसी भी चीज़ को जी भरकर देखना, नेत्रों द्वारा पान करना। बर्फ़ गिरने की सूचना किस माध्यम से मिलती है? बर्फ़ गिरने की सूचना कौन से माध्यम से मिलती है? रेडियो से, इंटरनेट, टीवी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मसूरी से सबसे ज़्यादा दूर है? तो दिल्ली सबसे दूर है, दिल्ली अभी दूर है।
किस ऋतु में अधिक लोग मसूरी घूमने के लिए जाते हैं? कौन से मौसम में वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है? सर्दी में, और सर्दी को हिंदी में कहते हैं शीत ऋतु में वहाँ घूमने जाते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? मसूरी में हिमपात। ठीक है बेटे, इसके बाद हमारी लास्ट शीट आ गई। हाँ बेटा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर नहीं भूलें आप, क्योंकि ऐसा करने से आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही है। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर दिया है तो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं किया तो कर देना, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल सकेंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जो हमारी शीट नंबर 10 है, तो इसको देखते हैं बेटा। ये देखते हैं क्या है इसमें शीट नंबर 10 में। तो इंटरेस्टिंग है ये भाग। पंजाब में किन विषयों में सबसे कम अंक प्राप्त किए? ये है हमारा पंजाब। कौन से विषय में सबसे कम अंक इसने प्राप्त किए? तो ये भाषा ब्लू कलर की है, गणित है, ये विज्ञान है। इसमें आपने कलर देखने हैं ग्राफ के। तो सबसे छोटा ग्राफ पंजाब का कौन सा है? ये ऑरेंज कलर का। ऑरेंज क्या है? गणित। तो हमारा आंसर क्या आएगा? एक तो गणित में इसने कम मार्क्स लिए, और एक येलो कलर क्या है? सामाजिक विज्ञान। गणित और सामाजिक विज्ञान, ये हमारा राइट आंसर है। भाषा में किस राज्य के प्राप्त अंक सबसे अधिक थे? कौन से राज्य ने? ब्लू वाला सबसे लंबा है, इसका आपको देखने का आसान तरीका, ये ब्लू भाषा का है। तो कौन से राज्य का सबसे लंबा है? तो राजस्थान का लंबा है, तो हमारा आंसर आएगा राजस्थान। ठीक है बेटे, तो इसके बाद विज्ञान विषय में प्राप्त अंकों का राष्ट्रीय औसत क्या रहा? विज्ञान में प्राप्त राष्ट्रीय औसत क्या रहा? विज्ञान कौन सा है? ये वाला ग्रे कलर में। तो इसका हमें राष्ट्रीय औसत देखना है। तो राष्ट्रीय औसत इसका रहा हमारे पास विज्ञान का सबसे ज़्यादा 56% है ना, यही दिया गया है। हाँ जी, विज्ञान में 56। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2017 में राजस्थान ने पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया था। किन किन विषयों में राजस्थान का प्रदर्शन पंजाब से बेहतर था? कौन से विषय पंजाब और राजस्थान का कंपैरिजन करना है? एक तो भाषा भी बेहतर थी उनकी, और क्या बेहतर था? सारा कुछ ही राजस्थान का बेहतर था। गणित भी था, सामाजिक विज्ञान भी था। किस विषय में रहा? हरियाणा हाँ, किन किन विषयों में? प्रयुक्त सभी विषयों में राजस्थान, ये रहा राजस्थान, और ये रहा पंजाब। सारे ही विषयों में राजस्थान पंजाब से बेहतर था। तो हमारी राइट आंसर आएगी सभी विषयों में। किस विषय में हरियाणा का औसत राष्ट्रीय औसत के बराबर था? हरियाणा का औसत किस में बराबर था? राष्ट्रीय औसत के। कौन से विषय में? तो भाषा के विषय में हरियाणा का राष्ट्रीय औसत के बराबर था। ठीक है बेटे, ये रहा हमारा राष्ट्रीय औसत, और ये रहा हरियाणा। तो यहाँ पर राष्ट्रीय औसत में भी 56% है, और यहाँ भी हरियाणा में भी 56% है। तो ये हमारा आंसर आ गया भाषा का। तो ठीक है बेटे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और इसको एक बार अच्छे से सुन के प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में ये आ सकता है। ठीक है बेटे, वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।